आज की दुनिया में लोग अपनी ज़िंदगी में दो तरीकों से चल रहे हैं। एक है ऑटो पायलट मोड और दूसरा है मैनुअल मोड। ऑटो पायलट मोड यानी कि कंफर्टेबल थिंकिंग मोड। आज के टाइम पे 90% या मैं कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ को खुद नहीं चला रहे हैं, बस जो जैसा उनके सामने आता रहता है बस वो उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। जैसे कि आपका डेली रूटीन, दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं, 8 से 9 घंटे की जॉब करी, जॉब से घर वापस आए, कोई भी मूवी या सीरीज देखी, बाहर से खाना ऑर्डर किया, खाया और सो गए, दिन खत्म। नेक्स्ट डे फिर से सेम चीज। ये तो हो गया मंडे टू फ्राइडे का रूटीन। वीकेंड तो ऐसे भागता है कि पता ही नहीं चलता। रात को देर से सोए, सुबह देर से उठे, बाहर घूमने गए, कुछ भी खरीदा, कुछ भी खाया, घर वापस आए और वीकेंड भी खत्म। तो ऑटो पायलट मोड में आपके दिन बस निकलते रहते हैं। आपके पास किसी भी दूसरी चीज के लिए समय नहीं होता कि आप थोड़ी देर बैठें, कुछ नया सोचें, अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की कोशिश करें। आप बस जी रहे हैं और ये कब तक ऐसा चलेगा आप नहीं जानते, क्योंकि कल की सोचेंगे कल। वहीं दूसरी तरफ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को मैनुअल मोड में, जिसको एक्टिव थिंकिंग मोड या फिर कॉन्शियस थिंकिंग मोड कहा जाता है, उसमें अपनी जिंदगी को अपनी स्पीड से चला रहे हैं, जिनका ब्रेन अपने कंट्रोल में है, जिन्होंने काफी कुछ प्लान करके रखा हुआ है या फिर लगातार कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या करना है, मतलब ये सब कुछ वो लोग अपनी एक्टिव थिंकिंग से करते हैं, ना कि ऑटो पायलट मोड में। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये एहसास है कि कब क्या हो रहा है और कब क्या उन्हें खुद करना है। तो आपकी अपनी लाइफ किस मोड में चल रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई है, इस बात को बताने का मेरा यहाँ पर बस एक ही मोटिव है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को मैनुअल मोड में यानी कि एक्टिव थिंकिंग मोड में जी रहे हैं, वो लोग लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। भले ही उनकी सैलरी आज के टाइम पे कम हो, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग रन में ज़्यादा वेल जनरेट कर पाते हैं कंपेयर टू वो लोग जो लोग बस दिन निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए मैं कुछ ऐसे ही 10 पॉइंट्स लेकर आया हूं जो कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जिनकी जिंदगी बस कट रही है। तो इस वीडियो को आप ऐसे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है नॉट बजटिंग। क्या आपको ये पता है कि आपके महीने के फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? मतलब कि अगर आप एक महीने के लिए बाहर का खाना नहीं खाते हैं, टोटली घर का खाना खाते हैं, बाहर कहीं घूमने नहीं जाते हैं, किसी लग्जरी चीज़ पे अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो आपके महीने के बंधे हुए खर्चे कितने हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट आपका एक फिक्स खर्चा है जो कि आपको हर महीने देना ही देना है। उसके अलावा और दूसरे खर्चे जैसे कि आपका ग्रोसरी का बिल कितना आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, वाटर बिल कितना है, आपके मोबाइल फ़ोन के रिचार्जेस, आपका इंटरनेट का बिल, कार या बाइक में आपका कितना पेट्रोल या डीजल डलता है, अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल की फीस, आपके जिम का खर्चा, आपकी मेड का खर्चा, आपकी अगर कोई ईएमआई चल रही है, तो ये सब मिला के टोटल आपका महीने का कितना बनता है। अगर ऑटो पायलट मोड में खर्चा करते करते आपने आज तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है या फिर इनको कहीं पर नहीं लिखा है, तो इन्हें आज लिखिए। रफली कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा कि यार होता होगा 20,000 या 25,000 रुपए का खर्चा। आपको इन्हें प्रॉपर पेन और पेपर के साथ एक जगह पर लिखना होगा। जब आप इन चीज़ों को एक जगह पर लिखते हैं तो आपका ब्रेन इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है, इनको याद रखता है। तो जब मैंने ये सब कुछ अपने लिए कैलकुलेट किया, इन सब चीज़ों को एक जगह पर लिखा, एक एक्सेल में मैंने डाला, तो मुझे ये पता चला कि मेरे जो मंथली फिक्स एक्सपेंसेस हैं, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना किसी एसआईपी को इंक्लूड किए, ये मंथली एक्सपेंसेस मेरे हैं 67,100 रुपीज़, जो कि मुझे अपनी पॉकेट से किसी भी हाल में पे करने ही करने हैं। हर महीने ये खर्चा मेरा होना ही होना है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे खर्चे बिना किसी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड किए हैं, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है। यानी कि मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कम से कम इतनी इनकम जनरेट करनी ही होगी, क्योंकि मुझे अभी इन्वेस्ट भी करना है और मैं अपनी सैलरी का कम से कम 50% इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फ्यूचर में सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस आने वाले समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बच्चे बड़े होंगे, उनके एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके केस में हो सकता है कि अभी आपको शादी भी करनी हो, तो शादी के बाद कितने बड़े बड़े खर्चे आ सकते हैं, शायद इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं है, तो शादी सोच समझ के करना। हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर नियर फ्यूचर में उनकी शादी करनी हो, तो आपके ऊपर बड़े बड़े खर्चे आ सकते हैं। तो एक बार जब आप अपने इन सभी एक्सपेंसेस को एक पेपर पे लिखकर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि अगर आप इन एक्सपेंसेस के बाद भी वीकेंड पे पार्टी करते हैं, मॉल में घूमने जाते हैं, अपने लिए कुछ खरीदते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ को एंजॉय भी करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद ऑन एन एवरेज क्या आपके पास मंथली कुछ बच पाता है या नहीं बच पाता? कहने और समझाने का एक ही मकसद है कि ऑटो पायलट में अपने खर्चे ना करें, अपने खर्चों को कॉन्शियसली मैनेज करें, जो भी बच पाता है उसे बचाएं, ये फ्यूचर में आप ही के काम आएगा। अभी के लिए इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा के रखें। आगे चलते हैं। सेकंड मिस्टेक आती है नॉट इन्वेस्टिंग। तो पहले वाले पॉइंट में जैसे कि आपने कैलकुलेट किया था, अगर उन सभी कैलकुलेशंस को करने के बाद आपको ये दिख रहा है कि हाँ
आप महीने का कुछ पैसा बचा पा रहे हैं। तो जो भी पैसा आप महीने का बचा पा रहे हैं, अगर आप इस बचे हुए पैसे को अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा करके रखे हुए हैं और आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को देख देख के खुश हो रहे हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो मेरा कहना यही होगा कि दोस्त जरा होश में आइए। सच्चाई ये है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा आपका बढ़ नहीं रहा है, बल्कि बहुत तेजी से घट रहा है। एक चीज जो 99% लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा? 2.5%, 2.75%। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंडिया के इन्फ्लेशन से, जो कि अभी रिसेंटली था लगभग 6% का, जो कि रिड्यूस होकर अब आ गया है 5% पे, यानी कि आपका पैसा इफेक्टिवली नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, -2.5% या -3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है। तो आपको कुछ मिलना तो दूर, बल्कि इफेक्टिवली आपका पैसा लगातार कम हो जा रहा है। अगर आपको रियल में अपने पैसे को इन्फ्लेशन के मुकाबले ग्रो करना है, उसको बढ़ाना है, तो आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप अपने पैसे को एक सेफर ऑप्शन यानी कि एफडी में डाल देते हैं, तो एफडी में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, खाली जीवित रहता है, क्योंकि एफडी से आपको लगभग उतना ही इंटरेस्ट मिलता है जितना कि इन्फ्लेशन रेट है। हो सकता है कि 0.5% या 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाए, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करने का मतलब है कि आपको ये पैसा स्टॉक मार्केट में यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, जहां से आपको लॉन्ग टर्म में इजीली 12 से 13% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट या फिर स्टॉक्स को बाय सेल करने वाला एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजीली अपनी शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को अपने लिए चूज कीजिए, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर अच्छी ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। मेरे इस चैनल पे मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपकी जरूर हेल्प करेंगी। आप जाकर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो बात वही है कि आप ऑटो पायलट से बाहर आइए, जरा सोचना स्टार्ट कीजिए, अपने पैसे को ग्रो कीजिए। थर्ड मिस्टेक हमारे पास आती है इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने ये कैलकुलेट किया कि आप महीने का कितना पैसा बचा पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आपने जो भी आप बचा पा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने की सोची। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ खरीदने या फिर फिजूल खर्ची में या फिर इंजॉयमेंट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड का, यानी कि क्या आपके पास इनफ सेविंग्स हैं कि अगर कल को आपकी जॉब चली जाती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा अनफोर्सीन इवेंट अगर आ जाता है, तो आप एक तरह से कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे बिना किसी से एक भी रुपया उधार मांगे, बिना अपनी इन्वेस्टमेंट से एक भी रुपया बाहर निकाले। क्योंकि इन्वेस्टेड पैसे को आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए। देखिए, ऐसा कोई टेम्परेरी इवेंट या फिर लाइफ में उथल पुथल कभी भी आ सकती है, तो आइडियली आपके पास 6 to 10 मंथ्स के इनफ सेविंग्स यानी कि लिक्विड मनी आपके पास इतनी होनी चाहिए। ये पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें, उससे बेटर ये होगा कि आप इस पैसे को लिंक्ड एफडी में रखें, जहां से आप इजीली अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। और जब तक आपका पैसा एफडी में रहेगा, ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग प्रिजर्व भी रहेगा। याद रखिएगा कि ये पैसा कोई इन्वेस्टेड पैसा नहीं है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड है। तो जब तक आपकी लाइफ में चीजें नॉर्मल नहीं होती, तब तक ये पैसा आपकी हेल्प करता है। तो इसी चीज को कहते हैं इमरजेंसी फंड। इसे इग्नोर करने का मतलब है अपनी लाइफ को किसी भी दिन स्क्रू कर देना। तो इमरजेंसी फंड हमेशा मेंटेन करके रखें। फोर्थ मिस्टेक आ जाती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या फिर महंगाई बढ़ रही है, ये सब जानते हैं, तो जो आपकी सैलरी है, आपका जो बिजनेस है, वो भी उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए। 5 to 10% का इंक्रीमेंट कंपनीज इसलिए देती हैं जिससे कि आपको जो पैसा मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए। लेकिन जब सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वो बढ़ा लेते हैं अपने बेकार के इधर उधर के खर्चे, कि यार अब तो 7-8 हज़ार रुपए या फिर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, मजा आएगा। तो आप और भी ज्यादा महंगी चीजें बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और भी लग्जरी आइटम्स पे खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। iPhone 14 से iPhone 15 पे आ जाते हैं, फिर iPhone 16 आता है, फिर iPhone 17 आता है। मतलब ये तो चलता ही रहेगा। एक्चुअली में एप्पल भी दुनिया का ये ट्रेंड जानता है, इसलिए वो भी मजे ले रहा है। तो ये जो खर्चे आप बढ़ा लेते हैं, इसे बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी सैलरी बढ़ती है 5 से 10%, लेकिन आपका अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 15 से 20% का। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को बढ़ाने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मतलब वही 5 साल से 5,000 रुपए के एसआईपी चल रही है, फोन भले ही आपने 5 बार बदल लिया हो। तो दोस्त, अपने बढ़े हुए पैसे को थोड़ा सा और बढ़ाइए और अपना खुद का इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम कीजिए। आपके दोस्त ने अर्टिगा खरीद ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी एक्सयूवी खरीद लाएंगे। पांचवी मिस्टेक आती है नेग्लेक्टिंग इंश्योरेंस। इसको मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कहूंगा। अगर आपने अभी तक अपने और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं किया है, और आपने अपने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक टर्म इंश्योरेंस बाय नहीं किया है, तो इसको समझना बिल्कुल सिंपल है। जैसे कार और बाइक का इंश्योरेंस होता है, ऐसे ही ह्यूमन लाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होता है। अगर पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूं, तो किसी बीमारी, एक्सीडेंट या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में होने वाला खर्चा एक ऐसा खर्चा होता है जिसको आप ना नहीं कह सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। और मेडिकल खर्चा ही एक ऐसा खर्चा है जो सबसे महंगा भी पड़ता है, और इसमें बार्गेनिंग नहीं होती। किसी भी डॉक्टर और हॉस्पिटल की जो भी फी है, वो फी आपको एज इट इज देनी होगी, फिर चाहे आपको कहीं से भी पैसा अरेंज करना पड़े। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस आपके दिमाग को जगाना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी अचानक से गरीब हुआ है, बैंकरप्ट हुआ है, तो वो ज्यादातर केसेस में मेडिकल खर्चों की वजह से ही हो सकता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर को अचानक से किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो,
उन्होंने अपना इलाज करवाया हो और फैमिली मेंबर को या फिर आपको अपनी पॉकेट से एक भी रुपया पे ना करना पड़ा हो। सुन के भी मजाक लगता है ना। हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली में आपकी ऐसे ही हेल्प करता है अगर आपने अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है तो। अगर आप ये सोचकर निश्चिंत हैं कि भैया मुझे तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है जो कि मुझे मेरी कंपनी से फ्री मिला है, तो मुझे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो अगेन ये एक मिस्टेक होगी, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उस दिन तक वैलिड है जिस दिन तक आप जॉब पर हैं। अगले दिन वो हेल्थ इंश्योरेंस इनवैलिड या फिर नल कहलाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में 10 to 15% का को पेमेंट भी होता है, प्लस रूम रेंट की लिमिट भी होती है, तो ये आपको उल्टा और महंगा पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। एक और अच्छी बात यह है कि आप अपने और अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अगेंस्ट 80D के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 75,000 रुपीज तक का, और अपने खुद के टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम के अगेंस्ट आप 80C में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए मुझे सबसे आसान तरीका लगता है पॉलिसी बाजार, जहां से आप अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाके ऑलमोस्ट सभी टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स को आपस में कंपेयर करके जो प्लान आपके लिए सही है आप वो प्लान बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। आप सभी प्लान के फीचर्स को आराम से कंपेयर कीजिए, उन्हें ठीक से समझिए। कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंटरनेट पर सर्च कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पॉलिसी बाजार के एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो प्लान आपके लिए सही है उसके बारे में गाइड करेंगे। और तो और जब हॉस्पिटल में क्लेम्स की बारी आती है तो क्लेम्स के टाइम पे भी पॉलिसी बाजार यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे कि क्लेम के टाइम पे आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू ना आए। तो ये तो हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ, देखिए लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है और ये सारी दुनिया रिसेंटली ही एक्सपीरियंस कर चुकी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कल अगर आप ही ना रहें वो सब कुछ करने के लिए जो कुछ भी आपने प्लान करके रखा हुआ है, तो ऐसे केस में उस वक्त आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा? भाई जो भी सपने आपने देखे हैं, जो कुछ भी आपने प्लान किया है, वो सब कुछ अकेले तो किया नहीं होगा, उस प्लान में आपकी फैमिली भी शामिल है। अगर घर का जो सोल अर्नर है, जो पैसे कमा के लाता है, अगर कल को वही नहीं रहा तो फैमिली क्या करेगी? तो टर्म इंश्योरेंस इसी जगह पर आपकी फैमिली की हेल्प करता है, जो आपका तो नहीं लेकिन आपका एक मनी रिप्लेसमेंट होता है, जो आपकी फैमिली को मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन योर एब्सेंस। अगर टर्म इंश्योरेंस होल्डर की डेथ विद इन पॉलिसी पीरियड हो जाती है तो उसकी फैमिली को वो अमाउंट, वो पैसा दे दिया जाता है जो भी आपने पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग। मे बी आप अपनी पॉलिसी 1 करोड़ की लें, 2 करोड़ की लें या फिर 5 करोड़ की लें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पॉलिसी बाजार से अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं बहुत कम प्रीमियम पे, सेम ऐसे ही जैसे कि मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा था। आप कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो को चेक कर सकते हैं, वो प्लान चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस लेने का फायदा ये है कि पॉलिसी बाजार आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है क्लेम लेने के टाइम पे भी। क्लेम लेने के टाइम पे ऑब्वियसली जो पॉलिसी होल्डर है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी फैमिली को पॉलिसी बाजार यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे कि उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्त, हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेना कोई बेकार का खर्चा या फिर खर्चा बढ़ाना नहीं है। लोग आजकल अपने आईफोन के लिए भी इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं कि रिपेयर कॉस्ट ना आए। मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी उस मोबाइल फोन से बढ़कर तो है। तो आज ही पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाइए और अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कंपेयर करके बाय करिए। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है। 6th मिस्टेक आती है बाइंग ऑन ईएमआई या फिर ईएमआई ट्रैप। ये जो ईएमआई है ना, इस ईएमआई ने आज की यूथ को और जनता को बिल्कुल बेकार करके छोड़ दिया है। मतलब हर कोई आजकल हर एक चीज ईएमआई पे ही बाय करने लगा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% आईफोन यूजर्स अपने आईफोन को ईएमआई पे बाय करते हैं, क्योंकि उनके पास उसको बाय करने के लिए उतने पैसे है ही नहीं। देखिए, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो नो कॉस्ट ईएमआई जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मुझे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से फिर भी बेटर ऑप्शन लगता है अगर आप कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी चीज का नशा और अति हमेशा खराब होती है। अगर आप कोई भी चीज नो कॉस्ट ईएमआई या फिर नॉर्मल ईएमआई पे बाय करते हैं, जिसको कैश में बाय करना आपके औकात से बाहर है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया ये वाला नशा बंद कर दो। ऐसा करना गलत है, आपको ऐसे शौक तुरंत बंद कर देने चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा रूल है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको मैं इंस्टेंटली अभी टोटल पेमेंट करके उसको बाय कर सकता हूं, तो मैं प्रीफर करता हूं कि मैं उसकी टोटल पेमेंट करके ही उसको बाय कर लूं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ी सी कॉस्टली है, फॉर एग्जांपल मे बी वो 50,000 रुपए की है, और अगर उस चीज़ पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं कभी कभी उस चीज़ को नो कॉस्ट ईएमआई पे बाय कर लेता हूँ। लेकिन जो ईएमआई है मैं उनको 3 मंथ्स या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स में ही खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा रूल यही है कि अगर मैंने एक चीज़ नो कॉस्ट ईएमआई पे बाय की है, तो दूसरी चीज़ मैं फिर से नो कॉस्ट ईएमआई पे बाय नहीं करूंगा। इकट्ठे मैं 2 चीज़ों की ईएमआई नहीं दूंगा। तो ईएमआई और खासतौर पर नो कॉस्ट ईएमआई को एज एन ऑप्शन चूज करना एक बार को सही है, लेकिन अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आपको मजबूरी में उसकी ईएमआई बनवानी पड़ रही है, तो ये करना एक फाइनेंशियल मिस्टेक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल ईएमआई वाला ऑप्शन है जिसमें इंटरेस्ट लगता है, वो कार, बाइक, घर, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी ईएमआई 20 साल या 25 साल तक चलती है। सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए छोटे आइटम्स को ईएमआई के जरिए बाय करना ये एक सही ऑप्शन नहीं है।
7 मिस्टेक आ जाती है इंपल्सिव बाइंग। आजकल लोगों के अंदर और खासतौर पे लेडीज में भूत सवार हो गया है और वो है सोशल मीडिया पे एड्स देख देख के चीजों को बाय करना। इन एड्स में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और इनका इस्तेमाल इतने आसान तरीके से बताया जाता है कि आप भी कहेंगे कि अरे यही तो मुझे चाहिए था। मतलब पहले तो इन प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत बढ़ा के बताते हैं, उसके बाद डिस्काउंट देते हैं, मतलब आपके अंदर इतना ज्यादा डोपामिन भर देते हैं कि आप भी उन चीजों को तुरंत बाय कर लेते हैं। इसको कहते हैं इंपल्सिव बाइंग, यानी कि साधारण भाषा में धक्के में किसी चीज को खरीद लेना। इन एड्स का मोस्टली टारगेट होते हैं खाली लोग जो दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी एप्स ये ट्रैक करती हैं कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आपका स्क्रॉल टाइम क्या है। उन्हें पता है खाली इंसान है, बोर हो रहा है, इसे कुछ ना कुछ तो बेच ही दो, मतलब इसका भी थोड़ा सा टाइम पास हो ही जाएगा। आपने देखा होगा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कमेंट सेक्शन में लिखा होता है पीपी। पीपी का मतलब प्राइस प्लीज। लेडीज से निवेदन है कि इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन सबसे ज्यादा पीपी जो कमेंट सेक्शन में लिखती हैं वो लेडीज ही लिखती हैं। दूसरी इंपल्सिव बाइंग होती है कि क्योंकि कोई चीज आपके दोस्त ने खरीद ली है तो आपको भी उस चीज की अचानक से कमी महसूस होने लगती है। आपको अचानक से लगने लगता है कि अगर वो चीज मेरे पास भी होगी तो कितना अच्छा होगा। जैसे कि कोई हेडफोन, स्मार्ट वॉच, सुंदर सा लैंप, घर के लिए कोई डेकोरेशन का आइटम, कुछ नहीं तो पौधे ही खरीद लेते हैं। पौधे मतलब प्लांट्स। मतलब कुछ भी खरीदने से पहले 1 मिनट रुक के सोच तो लीजिए कि क्या वो चीज आपके रियल में किसी काम की है भी या नहीं है, क्या आपका काम उसके बिना नहीं चलेगा। घड़ी में देख के अगर 1 मिनट के इंतजार के बाद भी आपको ये लगता है कि नहीं मेरा काम इसके बिना नहीं चलेगा, तो आप उस चीज को खरीद लीजिए। 8 मिस्टेक आ जाती है हैविंग ओनली वन इनकम सोर्स। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे बैठे हुए हैं तो आज के जमाने में इसको एक मिस्टेक ही कहा जाएगा, क्योंकि एक इनकम सोर्स आपके लिए रिस्की हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो, आपको दिन भर बहुत ज्यादा काम रहता हो, मतलब आपको बिल्कुल भी फुर्सत ना लगती हो। आप जब तक घर आते हैं बहुत ज्यादा थक जाते हैं, मतलब अलग से कुछ सोचने का, करने का आपको समय ही नहीं लगता। तो आपका जो भी ये रूटीन है ये मंडे टू फ्राइडे चलता होगा, लेकिन वीकेंड्स का टाइम आपके पास है जब आप तसल्ली से बैठ के कुछ सोच सकते हैं। और सच बताऊं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। आपकी कंपनी और आपके बॉस का ये काम है कि वो आपको इतना ज्यादा बिजी रखें कि आपको कुछ और सोचने का मौका ही ना लगे। देखिए, वो उनकी जॉब का हिस्सा है। उन्हें पता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी समय लगा, आपने खुद से कुछ सोचने की कोशिश करी या अपना दिमाग लगाया, तो आप वहां से निकल लोगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना खराब है या फिर जॉब से ज्यादा अच्छा बिजनेस होता है, मतलब वो एक अलग डिबेट है, वो किसी और दिन करेंगे। मेरे ख्याल से तो जिस जगह से आपको सैलरी मिल रही है, आपका घर चल रहा है, आपका परिवार खुश है, आपको उस जगह की पूरी इज्जत करनी चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। लेकिन आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि प्राइवेट जॉब से किसी को कब निकाल दिया जाएगा, ना तो ये आप जानते हैं ना आपका बॉस। और बात सिर्फ नौकरी जाने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सिक्योर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको कुछ भी दूसरा नहीं सोचना चाहिए। बात एक्चुअली में अपनी सेविंग्स को थोड़ा सा बढ़ाने की भी है। जितना आप सेव कर पाएंगे उतना ही आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे बिना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही एक बिजनेस खोल लीजिए। मैं यहाँ पर एक्चुअली में एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना अपने आप में एक पैसिव इनकम सोर्स ही है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं। और भी दूसरे पैसिव इनकम सोर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस जो आप घर बैठे बैठे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यूट्यूब, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप अपने वीकेंड्स डेडिकेट कर सकते हैं। मैं इन सभी चीजों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो डिटेल में वहां पर बात करेंगे। 9th मिस्टेक आती है नॉट प्लानिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट लाइफ का एक ऐसा फेज है जो कि हो सकता है कि आपके लिए बहुत दूर हो, 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद ही हो। तो ऑटो पायलट मोड में जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो आज के टाइम में फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते। एक ऐसा फ्यूचर जो कि अभी बहुत साल के बाद आने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट आएगा तो जरूर। वैसे तो कहते हैं कि कल किसने देखा है, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो कल का दिन जब आपके आगे आ जाएगा तो कल किसका मुंह देखोगे, कैसे काम चलाओगे। तो आपका रिटायरमेंट इवन अगर 30 साल बाद है या फिर 35 साल बाद है तो भी आपको प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी। कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए तब के लिए जब आप पैसा नहीं कमा पाओगे, जब आप एक्चुअली में फाइनेंशियली फ्री होना चाहोगे। इस एक तरह से आपको अपने ही फ्यूचर वाले यू के लिए संभाल के इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, नहीं तो आपका ही फ्यूचर वाला यू आपको बहुत गालियां देगा कि तूने समय पर पैसा इन्वेस्ट करके क्यों नहीं रखा था। तो उस वक्त आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उसको आप इमेजिन कीजिए, और उस जिंदगी को जीने के लिए आपको आज कितना पैसा सेव करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे कैलकुलेट कीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। और आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आप इसे इन्वेस्ट करोगे एक अच्छे म्यूचुअल फंड में। कौन सा म्यूचुअल फंड है, आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल जाएगी, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। 10th और आखिरी मिस्टेक आती है नॉट डॉक्यूमेंटिंग मनी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कल किसने देखा है। भगवान करे कि आप लंबी उम्र जिए, सेम फॉर मी। लेकिन आपने क्या प्लानिंग करी है, आपने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, किस स्कीम में इन्वेस्ट किया है, कौन सी वेबसाइट पे इन्वेस्ट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के साथ इस दुनिया से ना चली जाए। इसलिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों को एक जगह पर डॉक्यूमेंट करके लिख के रखें। आज की डिजिटल दुनिया में, आईपैड और डिजिटल पेन वाली दुनिया में
आज भी नॉर्मल पेन और पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक ऐसा हार्ड प्रूफ है जिसको कोई भी उठा के पढ़ सकता है, समझ सकता है। आजकल लोग अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को अपने फोन के, लैपटॉप के या फिर आईपैड के पिन बता के नहीं रखते हैं। तो अगर आप गए तो ये डेटा भी चला जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात अभी तक आप समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, फिर चाहे वो स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, गोल्ड बॉन्ड्स में हो, पीएफ हो, पीपीएफ हो, आपने किस वेबसाइट से बाय किया है, कौन सी ऐप आपने यूज की है, किससे कॉन्टैक्ट करना है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह लिखकर अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ रख दीजिए। और हाँ, हर साल इसको अपडेट भी करते रहिए। मैंने बहुत पहले इस टॉपिक के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, आई होप ये 10 मिस्टेक्स आप ठीक से समझे होंगे। समझे हैं तो आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। आई एम श्योर कि ये सभी चीजें फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और हाँ, अगर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।